अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करा था भाई फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। क्या भाई? डिमांड साइड पॉलिसी। डिमांड साइड पॉलिसी का मतलब जो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, जो एग्रीगेट डिमांड को या तो राइट वर्ड करेंगे या लेफ्ट वर्ड करेंगे, अब डिपेंड करता है क्या करता है, डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखो भाई, अब फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स थे। कितने टूल्स थे भाई? दो टूल्स थे फिस्कल पॉलिसी में, दो टूल थे। एक थे डायरेक्ट टैक्सेस, एक थे गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनकम ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स, ठीक है। और इनकम टैक्स के बाद वाली जो इनकम होती है जो मैं घर लेके जा सकता हूं उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, तो इसका मतलब पहला टूल था डायरेक्ट टैक्स, जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम को छेड़ेगा या तंग करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा टूल था गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या था? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कौन करते भाई? गवर्नमेंट, सही है, तो जो गवर्नमेंट खर्चा करते है। अच्छा, फिर हमने करा था क्या भाई? फिर हमने क्या करा था? हमने स्टार्ट करा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी नाम खुद बता रहा है, एक्सपैंड, एक्सपैंड। इसका मतलब इकोनॉमी को आगे पहुंचाना है। इसका मतलब यहाँ पे पॉलिसी बात हो रही है डिमांड साइड पॉलिसी, इस यहाँ पे मेन बात होगी एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंशनरी मतलब एग्रीगेट डिमांड को आगे बढ़ाओ, एग्रीगेट डिमांड को आगे बढ़ाओ, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट करवाओ। इसका मतलब मैं डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। डायरेक्ट टैक्सेस को कम करूंगा, जिसकी वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। जब घर में डिस्पोजेबल इनकम लोग ज्यादा लेके जाएंगे तो 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 लोगों की जब इनकम बढ़ी तो परचेजिंग एबिलिटी बढ़ी, परचेजिंग एबिलिटी बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देख के कि भाई कंज्यूमर तो खर्चा कर रहा है, तो ये अपनी फैक्ट्री भी बड़ी करेगा, मशीनें खरीदेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। कंजम्पशन बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों कंपोनेंट होते हैं किसके? एडी के। तो कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो एक एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। ये पहला टूल हो गया। दूसरा टूल क्या है भाई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब एडी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे कि गिराएंगे? बढ़ाएंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एडी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। सही है, ये तो हो गया डायरेक्ट कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एडी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो एडी भी बढ़ गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो इसका मतलब गवर्नमेंट रोड बनाएगी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी या हॉस्पिटल या एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब भाई जो गवर्नर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो खुद आके थोड़ी बनाएगा रोड, वो लोगों को हायर करेगा। जब लोगों को हायर करेगा तो लोगों को क्या देगा भाई? पैसे। तो जब रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी। कंज्यूमर को देखते 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 क्या करेगा भाई? आपका प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कंपोनेंट है एडी के। कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। आई बात समझ में? ये क्या है भाई? ये रिवाइज कर लिया हमने क्या? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और आखिरी चीज ये हम लगाते हैं इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन। क्या? इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, जब मुल्क में हालात खराब हो, जैसे आजकल हमारे हालात खराब है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी चाहिए। पाकिस्तान में अभी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी चाहिए, लेकिन पता है मसला क्या पाकिस्तान में भाई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। क्या करे गवर्नमेंट? पैसा आएगा कैसे? अब टैक्सेस से। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। गवर्नमेंट क्या करा? टैक्सेस बढ़ा दिए, डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्सेस होते हैं ना वो बढ़ा दिए। अरे भाई मुल्क चल रहा है रिसेशन में, आपने और इनकम टैक्स लगा दिया। आपको तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी थी, आपने टैक्स लगा के एग्रीगेट डिमांड गिरा दी और फंस गए। मतलब पूरी इकोनॉमी हमारे यहाँ उल्टी चल रही है, ठीक है। चल, तो इसका मतलब हम थोड़ी देर अपनी कंट्री को साइड में रख देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा एक्सेप्शन है, ये उल्टा है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रखती है इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, हम डायरेक्ट टैक्सेस को गिरा देते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को
बढ़ा देंगे। अब कर लिया भाई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की ट्राई करी। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं किसकी जी, अब हम एग्रीगेट डिमांड को गिराएंगे। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को गिराने की कोशिश ही क्यों करेगी? क्योंकि इकोनॉमी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, कभी कभार इकोनॉमी बूम पे आ जाती है जी। 2017 में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी बूम पीरियड पे थी, बहुत लोगों के पास पैसा आ गया था और उतना आउटपुट नहीं बन रहा था। सही है, आउटपुट नहीं बन रहा था, तो फिर क्या हुआ, लोग ज्यादा थे खरीदने वाले, आउटपुट नहीं बन रहा। ठीक है, तो खरीदने वाले थे समझो 10 लोग गाड़ियां खरीदने वाले, लेकिन गाड़ियां बन रही थी समझो सिर्फ 6-7 गाड़ियां बन रही है। तो गाड़ी वालों ने पैसे बढ़ाए और पैसे बढ़ाते 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 फिर लोग 10 से कम होते गए। फिर टोयोटा वालों ने इतने ज्यादा पैसे बढ़ा दिए कि लोग खरीद ही नहीं पाए, तो लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। लोगों ने खरीदना छोड़ा तो फिर टोयोटा ने बनाना छोड़ दिया। जब टोयोटा ने गाड़ी गाड़ी बनाना छोड़ी, तो इसका मतलब गाड़ी बनाने वाले लोगों को भी निकाल दिया। इसका मतलब मुल्क उस बूम से कहां पर आ गया हमारा, रिसेशन में। तो गवर्नमेंट को बूम, अगर गवर्नमेंट वहां पे बूम को कंट्रोल कर लेती ना, थोड़ा इकोनॉमी को कूल डाउन कर देती, थोड़ी देर इकोनॉमी को रोक लेती, तो शायद हम 2017 के बाद और आगे जा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं, वहीं तक स्टॉप ही होगा और फिर नीचे आना शुरू होगा, फिर नीचे ऐसे आए कि ऊपर दिख ही नहीं रहा रास्ता। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, तो आप जो पॉलिसी को बोलते हैं वो है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, तो ये किस टाइम पे लगता है, कब एडी गिराएंगे हम लोग जी? तो ये जरूरी है, ये एग्जामिनर ये आपको बता देगा कि भाई बूम का टाइम चल रहा है, कौन सी पॉलिसी लगाएं, अब आपको खुद ही डिटरमिन करना है। ठीक है, तो ये कब लगती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी? इन द टाइम्स ऑफ, इन द टाइम्स ऑफ बूम। यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, कम। गवर्नमेंट एम्स टू डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट एम्स टू डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, हम एग्रीगेट डिमांड को गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो अब यहां पे भाई फिस्कल पॉलिसी में कितने टूल्स होते हैं, दो। कौन से? डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, या आपकी नींद में भी यही आना चाहिए आजकल, लाजमी, तभी याद रहेगा ये। तो भाई फिस्कल पॉलिसी में कितने टूल्स हैं, दो टूल्स, डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो पहले देख लेते हैं, पहले क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करें, यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड गिरानी है, एग्रीगेट डिमांड गिरानी है, तो हम डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे भाई, बढ़ा देंगे। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम गिर गई, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए तो डिस्पोजेबल इनकम गिरी, डिस्पोजेबल इनकम गिरी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी गिर जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर गिरी, लोगों की परचेजिंग पावर गिरी तो कंजम्पशन गिरी, कंजम्पशन गिरी तो प्रोड्यूसर ने बोला यार लोग तो खरीद ही नहीं रहे भाई, तो बनाने का क्या फायदा, फैक्ट्री को आधा कर दो, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिरे, दोनों कंपोनेंट है किसके, एडी के। कंजम्पशन गिरी, इन्वेस्टमेंट गिरी तो एडी भी गिर गई। नहीं, सिर्फ दो टूल्स की पॉइंट लिखने बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला टूल क्या है भाई, डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड को गिराना है, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओगे तो लोगों के घर पे लेके जाने वाली इनकम, जिसका अच्छा सा नाम है डिस्पोजेबल इनकम, वो क्या हो जाएगी भाई, कम। जब डिस्पोजेबल इनकम कम हुई तो लोगों की परचेजिंग एबिलिटी गिर गई, परचेजिंग एबिलिटी गिरी। भाई परचेजिंग एबिलिटी गिरी तो कंजम्पशन गिर गई,
कंजम्पशन गिरी तो प्रोड्यूसर बोलेगा छोड़ भाई, इधर मुल्क में नहीं बनाना कुछ भी, इन्वेस्टमेंट को कम करो। जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिर गई तो एग्रीगेट डिमांड भी गिर गई। क्लियर है? चलो अब आ जाते किस पे भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जरा सोचो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। मुझे एग्रीगेट डिमांड कम करना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी कम करूंगा। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कितने पार्ट होते हैं आपको बताया है? दो पार्ट है। आपको आंसर में भी ये दोनों पार्ट लिखने हैं। एक है कौन सा जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गौर से देखना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एडी। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरी तो एग्रीगेट डिमांड भी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एडी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाएगी। क्लियर है? अच्छा, फिर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरी, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरी तो गवर्नमेंट रोड वगैरह को क्या कर देगी, नहीं बनाएगी। जब रोड वगैरह नहीं बनाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, लोगों को निकाल देगी, लोगों को बोलेगी भाई घर जाओ, बजट नहीं है, ठीक है, पैसा ही नहीं है। हाँ, पता है ना, लोगों का ज्यादा पैसा आ जाता है ना साइड में। हाँ कुछ भी नहीं ये बस। चल, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिर गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरी तो हम रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनाएंगे तो हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू घर जा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इसका मतलब उनको पैसे देंगे क्या, नहीं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो लोगों की इनकम गिरी तो लोगों की परचेजिंग एबिलिटी कम हो गई। जब लोगों की परचेजिंग एबिलिटी गिरेगी तो कंजम्पशन गिरी। कंज्यूमर को देखते हुए प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन भी गिरा देगा। कंजम्पशन गिरी तो इन्वेस्टमेंट गिरी। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कंपोनेंट है किसके भाई, एडी के। तो कंजम्पशन गिरी, इन्वेस्टमेंट गिरी तो एग्रीगेट डिमांड भी गिर गई गया भाई मुल्क। ठीक है, लेकिन देखो, आप इसको बुरा नहीं बोल देना कि भाई ये बहुत बुरा है। ये बस किस टाइम पे लगता है, बूम के टाइम पे। तो बूम के टाइम पे अच्छा है, बूम के टाइम पे अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट इसको लगा रही रिसेशन के टाइम पे, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वाकई मैं इतनी बुराई कर रहा हूँ। ये एग्जामिनर भी, जब हम गए कैम्ब्रिज की वर्कशॉप में, वहां पे एग्जामिनर भी यही बोल रहा है कि भाई आप लोग बच्चों को ये पॉलिसी तो बताते हो लेकिन आपके मुल्क में सब कुछ उल्टा चलता है। वो भी हंस रहा था, हम भी हंस रहे थे, मुल्क भी हंस रहा है। ठीक है, हाँ। बात समझ में आ गई? तो यही है। तो भाई समझ में आ गया, तो आप इसको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं सोचना, ठीक है। इसको रियलिस्टिक एक वर्ल्ड की दुनिया में सोचो कि भाई अगर इकोनॉमिक बूम आता है तो हमें क्या लगानी चाहिए भाई, हमें क्या लगाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। हम डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दें और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दें। क्लियर है भाई? अब आ जाते हैं भाई हम इसकी डायग्राम्स पे, ठीक है। तो जहां भी आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, जहां भी आप डायग्राम बनाते हो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, आपका आंसर अच्छे तरीके से समझ आता है एग्जामिनर को। ठीक है, तो आपके पास टाइम हो, क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, वहां पे आप डायग्राम बना दो। आपने कोई एक आध पॉइंट कम लिख दिया, आपकी डायग्राम वो मार्क्स कवर कर देगी, डायग्राम आपकी मार्क्स कवर कर देगी। लेकिन डायग्राम बनाओ तो कॉन्फिडेंस हो कि सही बना रहे हो तो ही बनाना। अब आपने बोला, सर ने बोला डायग्राम बनानी है, अब आप कुछ भी बना कर आ रहे हो, ये नहीं करना, तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि भाई आपके कॉन्सेप्ट वीक है। ये नहीं करना, डायग्राम पे कॉन्फिडेंस हो तो ही डायग्राम बनाना। ठीक है, तो जैसे मैक्रो की डायग्राम है तो हमने क्या कंसिडर करना है कि प्राइस नहीं लिखनी है, प्राइस लेवल लिखना है, क्वांटिटी नहीं लिखनी है, रियल जीडीपी लिखनी है। ठीक है, डिमांड की जगह एडी लिखना है, Q1 Q2 की जगह Y1 Y2 लिखना है, फिर सप्लाई की जगह एग्रीगेट सप्लाई। ऐसी बना सकते हो अगर आप
का कोई एक आध पॉइंट रह जाता है ना, तो वहां पे कवर हो जाए। हाँ बोलो, ये तो गॉन गॉन केस है। चल अच्छा भाई, अब डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ। चल जी जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बना रहे हो तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है, राइट वर्ड। तो आपने डायग्राम में आपने यहाँ पे प्राइस की जगह क्या लिखोगे, मैक्रो की डायग्राम है प्राइस लेवल, यहाँ पे क्वांटिटी की जगह आउटपुट, आउटपुट का अच्छा सा नाम जीडीपी। जीडीपी हमने दो पढ़ी है, नकली भी और असली भी। हम यहाँ पे कौन सी लिखते हैं, असली वाली। असली का नाम क्या होता है, रियल जीडीपी। जिसको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नहीं पता है लाजमी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, जरूरी है भाई। चलो हमने बहुत दफा, 2 दफा हमने इसको डिस्कस करा है, मैं ग्रुप पे आज सेंड कर दूंगा। चलो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड, ये आपके हो गए भाई एग्रीगेट सप्लाई AS1। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक नेशनल इक्विलिब्रियम बना, नेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम क्या लिखते थे याद है, Y1। इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा है बहुत कि Y1 क्यों लिखते हैं हम लोग जी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, PL1। अच्छा फिर क्या हुआ, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई। राइटवर्ड शिफ्ट करके एरो लगा देना है और नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया Ne2। ये आपका हो गया Y2, आउटपुट बढ़ गया है, यहाँ पे PL2 लिखा, प्राइस लेवल भी बढ़ गया, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम किस टाइम पे लगाते हैं, बुरे टाइम पे, जब हम रिसेशन में चल रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पॉलिसी को लगाने का फायदा भी होता है कि नहीं। पॉलिसी लगाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा मतलब आउटपुट भी देखो क्या हो रहा है, Y1 से Y2 जा रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, रियल जीडीपी भी बढ़ रही है, रियल जीडीपी भी बढ़ रही है। अच्छा अब आउटपुट बनाने के लिए कौन चाहिए, सर जी जी बोलो। यानी एनी मतलब नेशनल इक्विलिब्रियम, माइक्रो में होता था इक्विलिब्रियम, मैक्रो में होता है नेशनल इक्विलिब्रियम जी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो देखो Y1 से Y2 जा रहा है, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा मतलब रियल जीडीपी बढ़ा। भाई आउटपुट बनाने के लिए कौन चाहिए होंगे मुल्क में, लोग, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। तो सही है ना, इस पॉलिसी को रिसेशन में ही लगाना चाहिए ना क्लियर है। तो ये एविडेंस है कि भाई जब रिसेशन में इस पॉलिसी को लगाएंगे तो इसके ट्रू फायदे आना शुरू होंगे। हाँ हाँ, साथ साथ इसके साथ एक बुराई है, एक ड्रॉबैक है, क्या, इसमें प्राइस लेवल बढ़ रहा है, और प्राइस लेवल के बढ़ने को क्या बोलते थे, सिर्फ अभी हमने नाम पढ़ा है, इसको चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। सही, तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, ये एक ड्रॉबैक है। बाकी सारे क्या है भाई इसके फायदे। सही है, तो ये हम लगाते हैं रिसेशन के टाइम पे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये इसकी क्या है भाई, डायग्राम। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को हम गिराते हैं, एग्रीगेट डिमांड को हम गिराएंगे। अच्छा तो एग्रीगेट डिमांड कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड। तो एग्रीगेट डिमांड को हम गिराएंगे। ये किस टाइम पे लगती है भाई, बूम के टाइम पे, बूम के टाइम पे। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हम बूम के टाइम पे लगाते हैं, जब इकोनॉमी हीट अप हुई भी होती है हम उसको कूल डाउन करते हैं, ठीक है।
बात समझ में आई? ताकि ये बूम रिसेशन में कन्वर्ट ना हो जाए, तो हम इसको रोकते हैं, इकोनॉमी को क्या करते हैं भाई, रोकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। चल, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड कहां पे शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड। यहां पे आपने लिखा प्राइस लेवल, यहां पे आपने लिख दिया क्या भाई, रियल जीडीपी। ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड AD1। ये आपका हो गया भाई एग्रीगेट सप्लाई AS1। ये आपका क्या बन गया, NE1, मतलब नेशनल इक्विलिब्रियम। नेशनल इक्विलिब्रियम माइक्रो में होता था सिविक इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या है, नेशनल इक्विलिब्रियम। Y1 ये आपका क्या हो गया भाई, प्राइस लेवल 1। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई, इसका मतलब आपने एग्रीगेट डिमांड को क्या करा, गिरा दिया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा। ठीक है, तो AD2 लेफ्टवर्ड का एरो लगाया, वरना 1 मार्क चला जाएगा। और फिर हमने क्या लिखा, नेशनल इक्विलिब्रियम 2, यहां पे हमारा क्या आ गया भाई, Y2, यहां पे हमारा क्या हो गया, प्राइस लेवल PL2। प्राइस लेवल गिर गया है और आउटपुट भी गिर गया, तो यहां पे क्या हुआ देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड गिरा, आउटपुट गिरा, रियल जीडीपी गिर गया, एम्प्लॉयमेंट भी गिर गई, लोगों की इनकम भी गिर गई, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी गिर गए। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यहां पर हो गई, एक अच्छी बात क्या हो गई कि प्राइस लेवल देखो गिर गया, फॉल आ गया, और प्राइस लेवल के गिरने को बोलते हैं क्या भाई, सस्ताई। बताया था आपको, ये कोई वर्ड नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, सही है। प्राइस लेवल गिरा मतलब क्या हो गई मुल्क में, सस्ताई। प्राइस लेवल गिर गया, इसका नाम क्या है भाई इकोनॉमिक्स में, डिफ्लेशन। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, तो एक अच्छी बात हो गई यहाँ पे। क्लियर है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे ना, जब फिस्कल पॉलिसी का जब हम पढ़ते हैं, तो फिस्कल पॉलिसी में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, एक है बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। अच्छा भाई, अब ये देखो, बजट डेफिसिट जब भी वर्ड आएगा ना बजट का, इसका मतलब ये बात हो रही है गवर्नमेंट बजट की। किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट बजट। किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट बजट। अच्छा, गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है कि ये जो बजट है उसके अंदर 2 चीज आती है, एक आती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और एक आती है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। क्या, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट ने जमा करा, जो गवर्नमेंट ने जमा करा। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो गया, जो गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बजट डेफिसिट का मतलब क्या, डेफिसिट का मतलब नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट का नुकसान कब होगा, कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्पेंडिंग से ज्यादा होगी, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रेवेन्यू से ज्यादा है, जब स्पेंडिंग रेवेन्यू से ज्यादा होगा। तो बजट डेफिसिट, डेफिसिट बोलो, डेफिसिट, बजट डेफिसिट का क्या मतलब हुआ, कि गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। डेफिसिट का मतलब यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बजट डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा है, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। इसका मतलब होगा कि भाई गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा जी, गवर्नमेंट वुड हैव टू बोरो, गवर्नमेंट वुड हैव टू बोरो, गवर्नमेंट को पैसा उधार पे लेना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट वुड हैव टू बोरो,
गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसा उधार पे लेना पड़ेगा, वो भी कर सकते, और उधार पे लेंगे तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जी, गवर्नमेंट, आप भी ऐसा काम कर सकते हो कि आप भी जाओ, आप अगर गवर्नमेंट है ना अक्सर बोलती है कि भाई हमें पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट को आवाम भी पैसे देती है, गवर्नमेंट को बैंक भी पैसे देता है, और गवर्नमेंट को वो जो कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी वो भी पैसे देती है, तो गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती है। वो IMF वाला तो वो तो इंटरनेशनल लोन होता है ना, वो बाहर से, लेकिन गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर से भी कभी कभार लोन लेती है, कभी कभार नहीं, ऑफर नहीं लेती रहती। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, क्यों, कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी समथिंग एल्स, वो ये तो इंटरेस्ट रेट और आपके मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट की बात होगी। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बस एनालिसिस लिख रहा हूँ कि गवर्नमेंट लोन लेगी तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर। ठीक है, अच्छा जी, गवर्नमेंट बजट सरप्लस। बजट सरप्लस, बजट सरप्लस का मतलब क्या है भाई? बजट सरप्लस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ज्यादा है। इसका मतलब गवर्नमेंट की जेब में कुछ बच रहा है। अब गवर्नमेंट को लोन वोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गवर्नमेंट अपने पुराने लोन वापस कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि बार बार डेफिसिट आएगा तो आप चलते रहोगे, मसले में फंस जाओगे। सरप्लस भी आपको चाहिए ताकि आप अपने पैसे वापस तो कर पाओ, वरना लोन ले लेके ये तो आपकी गवर्नमेंट खतरनाक पोजीशन पे आ जाएगी, जैसे हम हैं अभी। ठीक है, तो हमने लोन बहुत ज्यादा ले लिया, हम रीपे नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, बजट सरप्लस, कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या है भाई, ज्यादा है। अच्छा, ये ज्यादातर किस पीरियड में होगा जी? इन दी टाइम्स ऑफ बूम, जब मुल्क अच्छे टाइम पे चल रहा होगा, इन दी टाइम्स ऑफ बूम, जब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज्यादा आ रहे होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी इतनी कर नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, बजट डेफिसिट कब आता है जी? बजट डेफिसिट आता है इन दी टाइम्स ऑफ, इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, जहां पे गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सबको पैसे बांटने पड़ते हैं और लोगों के पास नौकरियां तो होती नहीं है, तो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो इनकम तो कमा नहीं रहे, जब इनकम नहीं कमा रहे तो उस पर टैक्स भी नहीं दे सकते ना। तो रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, आपका बजट, हाँ तो बिल्कुल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कमा रही होगी, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कमाएगी, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, स्पेंडिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा है इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, बजट डेफिसिट। और बजट सरप्लस कब है, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू से कम है, मतलब गवर्नमेंट अपने जेब में कुछ बचा रही है, तो ये कब होता है, इन दी टाइम्स ऑफ बूम। गवर्नमेंट पहले स्पेंडिंग करती है, लेकिन पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर तो देती है, लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन भी तो रखती है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा, ये भी तो सही है। बात समझ में आ गई? डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, बजट डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है। बजट सरप्लस का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है। आई बात समझ में? तो जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हो ना, जब आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई, आपने टैक्सेस को क्या कर दिया, कम कर दिया, और गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या आ जाएगा, बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट कब आ रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ रिसेशन के टाइम पे। तो रिसेशन के टाइम पे ही तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं, मतलब सब इंटरकनेक्टेड। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाएंगे, रिसेशन होगा, रिसेशन होगा, हाँ रिसेशन खत्म करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, जब रिसेशन है इसका मतलब हमारे पास, हमें स्पेंडिंग बहुत बढ़ानी है, हमारे पास टैक्सेस नहीं आ रहे, इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने वाले हैं, इसका मतलब बजट डेफिसिट हो गया। हाँ तो यही है। उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी बूम के पीरियड पे जाना शुरू होगी, बूम तक जाना शुरू होगी। जैसे बूम के पास आना जाना शुरू होगी या बूम के करीब आ जाएगी, तो गवर्नमेंट का टैक्सेस ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट, फिर बूम पीरियड चल रहा होगा, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को गिराने शुरू करेगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऐसी नहीं कि लगा के छोड़ दी, लगाते हैं फिर कंट्रोल लगाते हैं, फिर उसको खत्म करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम बजट सरप्लस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मतलब हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये इंटरलिंक्ड है पूरा। ठीक है, तो सब एक साइकिल है,
पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है।